नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका फिर से स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी सालाना क्षमता बढ़ाकर 20 करोड़ टन करने की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने बीते शुक्रवार को हुई कंपनी की एजीएम में शेयरधारकों को यह बात बताई है। फिलहाल कंपनी की मौजूदा क्षमता 13.2 करोड़ टन के आसपास है और 55 लाख टन की नई क्षमता इसी साल जुड़ने वाली है और कंपनी ने 2.3 करोड़ टन की क्षमता विस्तार की घोषणा भी की है। फिलहाल क्षमता विस्तार से जुड़े जारी सारे प्रोजेक्ट्स पूरा होने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट की सालाना क्षमता बढ़कर 16 करोड़ टन से ज्यादा हो जाएगी, जिसे बढ़ाकर 20 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी तरह ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक बन जाएगी। 14 अगस्त को जब ये खबर आई तो अल्ट्राटेक सीमेंट का शेयर लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 8,025 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सोमवार 14 अगस्त को जारी पहली तिमाही के नतीजों के साथ आईटीसी के बोर्ड ने आईटीसी होटल्स यानी होटल कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। आईटीसी होटल्स की डीमर्जर योजना के तहत आईटीसी के शेयरधारकों को हर 10 शेयरों के बदले में आईटीसी होटल्स का 1 शेयर मिलेगा। आईटीसी के मैनेजमेंट के मुताबिक इस प्रक्रिया को पूरी होने में 15 महीने तक का समय लगेगा, यानी कि अगले 12 से 15 महीने में आईटीसी होटल्स के शेयर की लिस्टिंग हो सकती है। डीमर्जर के बाद आईटीसी होटल्स में कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों की 60% और आईटीसी के पास बाकी बची 40% हिस्सेदारी होगी। 14 अगस्त को आईटीसी का शेयर करीब 1/4% गिरकर 447 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, संकट में चल रही वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को लेकर इस हफ्ते 3-4 बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहला यह कि गो फर्स्ट ने बैंकों से 100 करोड़ रुपए का इमरजेंसी लोन मांगा है ताकि उड़ानों का संचालन किया जा सके। कंपनी का कहना है कि इस फंड से बीमा और रिपेयर जैसे कामकाजी लागत को पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि डॉयश बैंक ने कंपनी के आरपी यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जानकारी दी है कि उसने प्रमोटर्स वाडिया ग्रुप के साथ लोन राशि के लिए आउट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया है। 8 जून को क्रेडिटर्स की ओर से पेश किए गए दावों में डॉयश बैंक ने 1,365 करोड़ रुपए का दावा पेश किया था। साथ ही इस एयरलाइन कंपनी ने अपनी उड़ानें 18 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। 14 अगस्त को बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। 18 अगस्त को खबर आई कि गो फर्स्ट और डिलीवरी के बीच सेटलमेंट को लेकर बातचीत टूट गई है। आपको बता दें कि गो फर्स्ट के ऊपर डिलीवरी का करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया है। 17 अगस्त को डिलीवरी ने इसको लेकर एनसीएलटी को जानकारी दी है। खबर आने के बाद 18 अगस्त को डिलीवरी बॉम्बे बर्मा के शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। चौथी खबर, सोमवार 14 अगस्त को टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि कंपनी की प्रमोटर फैमिली ने मुंजाल परिवार के बीच हुए सेटलमेंट का खुलासा किया है। इस डील के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प का कंट्रोल फैमिली ग्रुप के पास ही रहेगा। फैमिली ग्रुप में संतोष मुंजाल, रेनू मुंजाल, सुमन कांत मुंजाल और पवन मुंजाल शामिल हैं। इस डील के तहत कंपनी के ज्वाइंट एमडी यानी ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कांत मुंजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल से भी हट जाएंगे। 27 जुलाई 2016 को हुए समझौते के मुताबिक प्रोमोटर फैमिली और सुनील कांत मुंजाल के बीच हीरो ट्रेडमार्क के इस्तेमाल को लेकर भी करार हुआ है। 16 अगस्त को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 1% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प से जुड़ी फाइनेंस कंपनी हीरो फिनकॉर्प करीब 4,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए कई इन्वेस्टमेंट बैंकर से बातचीत भी की है। 14 अगस्त को हीरो मोटोकॉर्प का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल की पत्नी शोभा गंगवाल ने एयरलाइन में अपनी करीब 3% हिस्सेदारी बेची है। यह हिस्सा बिक्री ब्लॉक डील के जरिए 2,426 रुपए 21 पैसे से लेकर 2,440 रुपए 92 पैसे की रेंज में हुई है और इसके जरिए गंगवाल परिवार को करीब 2,802 करोड़ रुपए की रकम मिली है। हिस्सा बिक्री की खबरों से बुधवार को शेयर बाजार में इंडिगो के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि शेयर बिक्री बाजार भाव से नीचे के भाव पर हुई है। गंगवाल परिवार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को लगातार कम कर रहा है। इस ब्लॉक डील से पहले गंगवाल परिवार के पास कंपनी की 29.72% हिस्सेदारी थी, जो जून 2022 में 36.66% पर थी। पिछले साल सितंबर में गंगवाल फैमिली ने अपनी 2.8% हिस्सेदारी बेची थी। इसके बाद फरवरी 2023 में उन्होंने करीब 4% हिस्सेदारी 2,900 करोड़ रुपए में बेच दी थी। फरवरी 2022 में राकेश गंगवाल ने इंडिगो के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। सोमवार को इंडिगो का शेयर कारोबार के दौरान करीब 2,432 रुपए 5 पैसे तक फिसल गया था, पर क्लोजिंग 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ 2,458 रुपए के स्तर पर हुई थी।
छठी खबर, एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में स्थित अपने प्लांट से आईफोन 15 का उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी सहजता से भारत से नए आईफोन्स का उत्पादन वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है ताकि चीन के मुख्य कारखाने से शिपिंग शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ही भारत से भी आपूर्ति शुरू हो जाए, सप्लाई शुरू हो जाए। आपको बता दें कि आईफोन 15 का सितंबर 2023 में लॉन्च हो सकता है। इसके अलावा सोमवार को जारी दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी ने एनालिस्ट कॉल में जानकारी दी कि ग्रुप का 30 फैक्ट्रियों के जरिए भारत में सालाना कारोबार करीब $10 अरब पर पहुंच गया है और कंपनी ने भारत में करीब $2 अरब का और निवेश करने की संभावना भी जताई है। सातवीं खबर, सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC में ऑफर फॉर सेल या OFS के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। फिलहाल सरकार की इस कंपनी में 86.36% हिस्सेदारी है, जिसे इसी वित्त वर्ष में कम किया जा सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक किसी लिस्टेड कंपनी में IPO आने के 5 साल के अंदर कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक की होनी चाहिए। इस नियम के हिसाब से सरकार को इस कंपनी की कम से कम 11.36% हिस्सेदारी बेचनी होगी। 17 अगस्त को IRFC का शेयर करीब 7.5% की गिरावट के साथ ₹47.45 के स्तर पर बंद हुआ था। आठवीं खबर, पतंजलि फूड्स के CEO संजीव अस्थाना ने पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद ये दावा किया है कि कंपनी इस वित्त वर्ष में FMCG कारोबार से 7,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि पतंजलि फूड्स के बिस्किट, न्यूट्रास्यूटिकल, फूड और सोया प्रोटीन कारोबार की ग्रोथ अच्छी हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि FMCG कारोबार में 18% से ज़्यादा के मार्जिन बरकरार रहने की उम्मीद है, जिसमें लंबी अवधि में और सुधार हो सकता है। 16 अगस्त को जब ये जानकारी सामने आई तो पतंजलि फूड्स के शेयर में 1.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। नौवीं खबर, बुधवार यानी 16 अगस्त को SBFC फाइनेंस के IPO की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग काफी शानदार रही है। ₹57 के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर करीब 44% की प्रीमियम के साथ ₹82 के स्तर पर लिस्ट हुआ था। दरअसल इस IPO को रिस्पांस काफी शानदार मिला था। यह IPO कुल 74 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद कारोबार के दौरान BSE पर SBFC फाइनेंस का शेयर करीब 66% की शानदार तेजी के साथ ₹95.45 तक पहुंच गया था, पर कारोबार के अंत में यह करीब 62% की तेजी के साथ ₹92.65 के स्तर पर बंद हुआ था। 10वीं खबर, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को कंपनी ने तिमाही नतीजे घोषित किए, जिसमें कंपनी का घाटा बढ़कर 7,840 करोड़ रुपए पर हो गया है। हालांकि कंपनी की प्रति यूजर औसत आय यानी ARPU तिमाही दर तिमाही ₹135 से बढ़कर ₹139 हो गया है। इसके अलावा कंपनी 17 अगस्त को बकाया 1,680 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम पेमेंट से जुड़ी सालाना किस्त के भुगतान के लिए 30 दिन के ग्रेस पीरियड का विकल्प चुनेगी। ये पेमेंट पिछले साल खरीदे गए 5G स्पेक्ट्रम के भुगतान के चलते है। साथ ही कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि अगर पेमेंट करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ी तो कंपनी के एक प्रमोटर की ओर से 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली जाएगी। हालांकि प्रमोटर का नाम नहीं बताया गया है। वहीं कंपनी पर अभी भी 27,328 करोड़ रुपए के ऐसे बकाया शामिल हैं, जिनके लिए विभिन्न कोर्ट में कंपनी पर मुकदमे चल रहे हैं। 16 अगस्त को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2.5% टूटकर ₹7.85 के स्तर पर बंद हुआ था। 17 अगस्त को खबर आई कि प्रबंधन को उम्मीद है कि दिसंबर तिमाही तक कंपनी पूंजी जुटाने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी, क्योंकि पिछले 1 महीने में बातचीत ने मोमेंटम पकड़ा है। 2018 से यानी वोडाफोन आइडिया के मर्जर होने के बाद से कंपनी घाटे में है और लगातार अपने ग्राहकों को गंवा रही है। 17 अगस्त को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 0.25% गिरकर ₹8.25 के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, GQG पार्टनर्स ने इस हफ्ते खुले बाजार से JSW एनर्जी के कुल 978 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। बुधवार 16 अगस्त को GQG पार्टनर्स ने JSW एनर्जी के 1.6 करोड़ शेयर या 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है, जिस पर करीब 571 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। इससे पहले सोमवार 14 अगस्त को भी GQG पार्टनर्स ने 1.2 करोड़ शेयरों की खरीदारी की। 345 रुपए के भाव पर खरीदे गए शेयरों पर करीब 411 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है। यह हिस्सा खरीद GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट फंड की ओर से की गई है और प्रमोटर JSW इन्वेस्टमेंट्स की ओर से करीब 1.25% हिस्सेदारी 717 करोड़ रुपए में बेचने की खबरें सामने आई हैं। 16 अगस्त को JSW एनर्जी का शेयर 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ ₹368.60 के स्तर पर बंद हुआ था। 12वीं खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को NCLT से मीनाक्षी एनर्जी को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी नामा के 57वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कंपनी के बोर्ड ने दिवालिया प्रक्रिया के जरिए पावर कंपनी मीनाक्षी एनर्जी को 1,440 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दे दी है। 7 नवंबर 2019 को इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस सौदे के तहत 312 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट होगा और 1,128 करोड़ रुपए की बकाया रकम का अगले 5 साल में
5 किस्तों में भुगतान होगा। 17 अगस्त को वेदांता का शेयर करीब 1% की कमजोरी लेकर 234 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, डाबर ग्रुप के प्रमोटर्स यानी बर्मन फैमिली ने बुधवार 16 अगस्त को ब्लॉक डील के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रेलिगर एंटरप्राइजेस की अतिरिक्त 7.6% हिस्सेदारी खरीदी है। इस हिस्सा खरीद के बाद रेलिगर एंटरप्राइजेस में डाबर के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़कर 21.5% के करीब हो गई है, जो पहले लगभग 14% के आसपास थी। करीब 218 रुपए के औसत भाव पर पूरन एसोसिएट्स, वीआईसी एंटरप्राइजेस एंड एमबी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रेलिगर एंटरप्राइजेस के 2 करोड़ 45 लाख शेयर खरीदे गए हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 544 करोड़ रुपए की बैठती है। इन तीनों एंटिटीज ने करीब 2.5% हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की ओर से बेची गई है। 16 अगस्त को रेलिगर एंटरप्राइजेस का शेयर इंट्राडे में लगभग 10% उछलकर 242 रुपए 90 पैसे के 52 वीक हाई तक पहुंच गया था, पर क्लोजिंग करीब 6.5% की बढ़त के साथ 234 रुपए के स्तर पर हुई। 14वीं खबर, फेयरफैक्स ग्रुप ने बुधवार 16 अगस्त को खुले बाजार में ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल सिक्योरिटीज की 5.9% हिस्सेदारी 118 करोड़ रुपए में बेच दी है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की सहयोगी कंपनी हैम्बलिन वत्सा इन्वेस्टमेंट काउंसिल लिमिटेड यानी HWIC एशिया फंड ने एनएसई और बीएसई पर 2 सौदों के जरिए यह हिस्सेदारी बेची है। HWIC एशिया फंड ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज के एनएसई पर करीब 1.25 करोड़ और बीएसई पर 60 लाख शेयर बेचे हैं। ये शेयर 65.45 पैसे से 65.67 की रेंज में बेचे गए हैं। 16 अगस्त को आईआईएफएल सिक्योरिटीज का शेयर 7% की मजबूती के साथ 69.40 के स्तर पर बंद हुआ था। 15वीं खबर, शुक्रवार 18 अगस्त को कॉनकोर्ड बायोटेक के आईपीओ की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार देखने को मिली। 741 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर शेयर की लिस्टिंग करीब 21% के प्रीमियम के साथ 900 रुपए 5 पैसे के स्तर पर हुई। इस आईपीओ को मिले अच्छे रिस्पांस के चलते लिस्टिंग के दौरान एक्शन देखने को मिला। ये आईपीओ करीब 25 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा करीब 68 गुना, एचएनआई का हिस्सा 17 और रिटेल का कोटा करीब 3.25 गुना भरा था। प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद कारोबार के दौरान एनएसई पर कॉनकोर्ड बायोटेक का शेयर करीब 33% की बढ़त के साथ 987 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया था और पहले दिन की क्लोजिंग करीब 27.5% की तेजी के साथ 943 रुपए 50 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 16वीं खबर, एक रिपोर्ट के अनुसार फुटवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बाटा इंडिया की जर्मन फुटवेयर ब्रांड आडिडास के साथ इंडियन मार्केट के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि बाटा इंडिया ने इस रिपोर्ट की या बातचीत होने की पुष्टि नहीं की है, पर बीएसई की ओर से मांगी गई जानकारी में कंपनी ने कहा है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ब्रांड के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं। 17 अगस्त को बाटा इंडिया का शेयर 1768 रुपए तक यानी 7.5% तक उछल गया था, पर क्लोजिंग 5.5% की बढ़त के साथ 1739 रुपए के स्तर पर देखने को मिली थी। तो ये थी कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख करते हैं। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं, एक अच्छी और एक खराब। अच्छी खबर यह है कि इस एयरलाइन को जून तिमाही में 205 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 789 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तिमाही आधार पर स्पाइसजेट के मुनाफे का यह आंकड़ा 4 साल में सबसे अधिक है। अच्छे तिमाही नतीजों की वजह से सोमवार 14 अगस्त को स्पाइसजेट का शेयर करीब 7.25% की तेजी के साथ 33 रुपए 67 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। हालांकि दिन के दौरान शेयर 35 रुपए 20 पैसे के स्तर तक भी उछल गया था। इसके अलावा खराब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को क्रेडिट स्विस की याचिका पर अवमानना का नोटिस भेजा है। एयरलाइन पर आरोप है कि उसने कोर्ट से मंजूर पेमेंट सेटलमेंट प्लान का पालन नहीं किया है और कंपनी पर $65 लाख की रकम बकाया है। हालांकि इस पर स्पाइसजेट ने सफाई जारी कर कहा कि कंपनी की ओर से $71 लाख पेमेंट हो चुके हैं और $44 लाख की बकाया रकम आरबीआई की मंजूरी ना मिल पाने के चलते अटकी हुई है और कंपनी पूरा पेमेंट करना चाहती है शेड्यूल वाइज। 16 अगस्त को स्पाइसजेट का शेयर करीब 0.5% की कमजोरी के साथ 33 रुपए 53 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, किर्लोस्कर परिवार के बीच कई सालों से चल रहा विवाद और गहरा गया है। दरअसल 11 अगस्त को हुई एजीएम में किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड यानी KOEL ने पंप कारोबार के विस्तार के लिए शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी है। स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए पंप्स बिजनेस के सभी सेगमेंट्स में एंट्री लेने के लिए शेयरधारकों से वोटिंग करवाई गई। आपको बता दें कि इंजन्स और पावर जिनसेट बिजनेस पर फोकस करने वाली KOEL ने 2017 में सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक पंप्स बनाने वाली कंपनी ला गजर मशीनरीज के अधिग्रहण के जरिए पंप्स बिजनेस में एंट्री ली थी। दरअसल पंप्स बनाना KBL यानी किर्लोस्कर ब्रदर्स का कोर बिजनेस है, जो कि एग्री से लेकर न्यूक्लियर पावर पंप्स तक की पूरी रेंज में है। KBL का मानना है कि फैमिली एग्रीमेंट के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि फैमिली एग्रीमेंट में नॉन कम्पीट क्लॉज शामिल है। इस फैमिली एग्रीमेंट पर प्रमोटर फैमिली के मेंबर्स संजय, अतुल और राहुल किर्लोस्कर के
दस्तखत भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि किर्लोस्कर परिवार ने फैमिली एग्रीमेंट के बारे में सबसे पहले खुलासा किया, जिसके बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी भी दी थी। सोमवार 11 अगस्त को किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का शेयर 8% से ज्यादा उछलकर 519 रुपए के 52 वीक हाई तक पहुंच गया था, पर क्लोजिंग करीब 4% की तेजी के साथ 500 रुपए के स्तर पर हुई। वहीं किर्लोस्कर ब्रदर्स का शेयर लगभग 9.5% गिरकर दिन के निचले स्तर के पास जाकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, कैफे कॉफी डे के नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड यानी CDGL की बीते शुक्रवार एनक्लेट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल एनक्लेट ने NCLT के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने CDGL के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। 20 जून को NCLT की बेंगलुरु बेंच ने कंपनी के एक फाइनेंशियल क्रेडिटर इंडसइंड बैंक की अर्जी के आधार पर यह फैसला सुनाया था। इंडसइंड बैंक ने CDGL के खिलाफ 94 करोड़ रुपए की बकाया रकम का भुगतान ना होने के चलते शिकायत दर्ज की थी। CDGL की पूर्व डायरेक्टर और स्वर्गीय VG सिद्धार्था की पत्नी मालविका हेगड़े ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। ये फैसले को इस बिना पर चुनौती दी गई थी कि कंपनी की ओर से डिफॉल्ट कोविड के समय काम पीरियड के दौरान हुआ था। 14 अगस्त को जब यह खबर आई तो कॉफी डे एंटरप्राइजेज का शेयर 0.25% गिरकर 36 रुपए 80 पैसे के स्तर पर, लेकिन दिन के निचले स्तर से रिकवरी के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अदानी हिंडनबर्ग मामले पर जांच की रिपोर्ट 14 अगस्त को दाखिल करने के लिए कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय की गई है। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स के ऑडिटर डेलॉयट ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के आने के बाद सोमवार 14 अगस्त को अदानी समूह के ज्यादातर शेयर टूट गए थे। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के शेयर 2 से लेकर 0.25% तक गिरकर बंद हुए थे। दूसरी ओर अदानी समूह क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया की बाकी बची 51% हिस्सेदारी भी खरीदने जा रही है। पिछले साल मार्च में अदानी ग्रुप ने क्विंटिलियन में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके अलावा अदानी पावर में बुधवार को ही ब्लॉक डील के जरिए 8,710 करोड़ रुपए में अमेरिका की निवेश फर्म GQG पार्टनर्स ने 2 फंड्स ने करीब 8.1% हिस्सेदारी खरीदी है। गौतम अदानी की ओर से ये किसी एक कंपनी में शेयर बिक्री का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। बुधवार 16 अगस्त को अदानी पावर का शेयर 274 रुपए 40 पैसे तक गिर गया था, पर क्लोजिंग करीब 1% की गिरावट के साथ 283 रुपए 5 पैसे के स्तर पर हुई। साथ ही प्रोमोटर ग्रुप की 2 कंपनियों रिसर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट DDC ने अदानी पोर्ट्स में 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। रिसर्जेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने कंपनी के 3 करोड़ 26 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि करीब 1.5% हिस्से के बराबर हैं। बुधवार 16 अगस्त को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 1.5% गिरकर 774 रुपए 85 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। पांचवी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के पूर्व डायरेक्टर सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ पारित 12 जून के अपने अंतरिम ऑर्डर को बरकरार रखा है। सेबी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस मामले में जांच 8 महीने के अंदर पूरी की जाए। 12 जून को आए सेबी के फैसले के मुताबिक चंद्रा और गोयनका किसी भी लिस्टेड कंपनी के बोर्ड में या कोई भी अहम मैनेजरियल पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं। 17 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा IDBI बैंक ने जी सोनी मर्जर के खिलाफ और जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने में एनक्लेट में अर्जी दी है और एनक्लेट इस मामले में IDBI बैंक की सुनवाई करने को तैयार भी हो गया है और अब इस मामले में 31 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। 17 अगस्त को IDBI बैंक और जी एंटरटेनमेंट के शेयर में करीब 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। क्विक डिलीवरी फर्म जेप्टो नए फंडिंग राउंड में $15 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर $1.3 अरब तक पहुंच जाएगा। इससे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टअप कंपनी इस साल का देश का पहला यूनिकॉर्न बन सकती है। $1 अरब या उससे ज्यादा वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल होता है। दूसरी खबर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कारोबार करने वाले यूनिकॉर्न स्टार्टअप एक्सप्रेस 20 ने ट्रैकॉन कोरियर्स नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया है। एक्सप्रेस 20 की ओर से किए जाने वाला ये पहला अधिग्रहण है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें कि ट्रैकॉन एक 21 साल पुरानी कंपनी है जो भारत के साथ साथ ग्लोबल स्तर पर एक्सप्रेस डिलीवरी सेवाएं मुहैया करवाती है। ये कंपनी हर दिन 5000 पिन कोड्स पर 2 लाख कंसाइनमेंट्स की हैंडलिंग करती है। तीसरी खबर, क्विक कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी डंजो के बेंगलुरु स्थित डार्क स्टोर के कर्मचारियों ने जुलाई की सैलरी ना मिलने के विरोध में हड़ताल कर दी है। इससे कंपनी के कामकाज में
बाधा आ गई है। कंपनी पहले से ही आर्थिक मुश्किल में चल रही है। दरअसल इस कंपनी की अपने निवेशकों के साथ कर से जुड़ी शर्तों पर मोलतोल यानी नेगोशिएशन करने के लिए बातचीत चल रही है। इस बातचीत के जरिए कंपनी की अपने वेंडर्स और 2 महीने से अटकी कर्मचारियों की सैलरी को सेटल करने की मंशा है। कर से जुड़ी शर्तों को आसान करने के साथ साथ इस कंपनी की अपने मौजूदा और नए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए भी बातचीत चल रही है। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़े नए डेवलपमेंट्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।